लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। घटना रविवार सुबह 6:30 बजे की है। सऊदी अरब के जेद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर विमान लखनऊ पहुंचा था। इसी बीच लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक राहत की खबर है तो जेद्दा से ये पहुंचा था 250 हज यात्रियों को लेकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये रविवार सुबह की तस्वीर बताई जा रही है। जब ये लैंड हुआ तो लैंडिंग के दौरान इसके पहिए से चिंगारी निकलती हुई साफ देखी गई। एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर बच गया, टल गया, वरना किसी भी तरह की अनहोनी यहां पर हो सकती थी। सभी यात्रियों को फिर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये एक राहत की खबर। लैंडिंग के दौरान इस विमान के पहिए से अचानक चिंगारी निकलने लगी। घटना रविवार सुबह 6:30 बजे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रविवार की सुबह जब ये 250 हज यात्रियों को लेकर विमान लखनऊ पहुंचा था, उस वक्त सभी की धड़कनें बढ़ गई जब लैंडिंग के दौरान इस विमान के पहियों से अचानक चिंगारी निकलने लगी। लेकिन राहत की बात रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस खबर पर बातचीत करने के लिए विवेक, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बड़ा हादसा टल गया, लेकिन क्या इस पर और अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा हादसा टला है। 14 तारीख की रात में जेद्दा से 10:30 बजे चल करके 15 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट लैंड की, फ्लाइट का नंबर है SB3112। ये फ्लाइट लैंड की। लैंड करते वक्त पहिए से चिंगारी जैसे निकलने की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आई। हालांकि जैसे ही ये तस्वीर निकल के सामने आई तब तक फ्लाइट जो है लैंड हो चुकी थी। लैंड होने के बाद ये चिंगारी निकली और उसी दौरान पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको अलर्ट किया गया, ATC को अलर्ट किया गया। जो राहत बचाव के लोग थे वो लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर जो चिंगारी जैसी चीज थी उसको बुझाया गया और इसके बाद सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया। किसी भी तरीके की किसी को हताहत या किसी भी तरीके कोई चोटिल नहीं हुआ है। इसके बाद इसका टेक्निकल जो मुआयना है वो कराया गया। इस दौरान जब ये चीजें हुई तो जो विमान बचाव की जो टीम थी, अग्निशमन की ARSF, वो टीम भी मौके पर पहुंची। इसके साथ ही साथ जो तमाम उसका जो टेक्निकल मुआयना था वो चीजें भी जो है वो हुई हैं और आपको बता दूं कि शाम तक ये बताया जा रहा है कि शाम तक जो इसमें जो भी दिक्कतें थी उसको ठीक कर लिया गया है। ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया। जैसी ये स्थितियां हुई सबसे पहली चीज तो कि उसको बुझाने के बाद जो पैसेंजर्स है उनको वहां से निकाला गया और इसके साथ साथ इसमें एक चीज निकल के सामने आई कि जो इसका जो ब्रेक पैड्स हैं उनको रिप्लेस किया गया। ब्रेक पैड्स में कुछ इश्यूज की बात जो है वो कही गई है, पर सबसे बड़ी चीज यही है कि किसी को कोई चोटिल नहीं है, कोई हताहत नहीं, किसी तरीके की कोई हानि नहीं है और ये एक समय रहते चीजों को कंट्रोल में कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो बड़ा हादसा होते बच गया ये, वरना ये बड़ी अनहोनी हो सकती थी। 250 हज यात्री इसमें सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको उसी विमान की दिखा रहे हैं जब रविवार की सुबह 6:30 बजे जब ये विमान लैंड हो रहा था। लैंडिंग के दौरान इसके पहिए से चिंगारी निकलती हुई देखी गई और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। जितने यात्री इसमें सवार थे उन्हें सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। वही पाकिस्तान जो हर दिन ये दावा करता रहता है कि उसने परमाणु बम शबे बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। उस पाकिस्तान के लिए अब दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियारों का जखीरा देगा। ये दावा किया है मोहसेन रेजाई ने, जो कि ईरान से सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और कह रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान इसमें ईरान का पूरा साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से सवाल कर रही है कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर हमला कर सकता है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि अब अगली क्या टारगेट है पाकिस्तान का, अगला निशाना आखिर, क्योंकि इजराइल का ये प्लान साफ हो चुका है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं।
दोनों देशों के बीच जिस तरीके की तनातनी है वो लगातार बढ़ रही है। कई ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ये दावा किया है मोहसिन रजाई ने, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और अब दावा कर रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा और बदले में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हथियार से हमला कर देगा। ये वो दावा है जो अब पाकिस्तान के मंसूबे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका का हिमायती बताता है, उसके आगे दुम हिलाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने की वजह से ईरान का समर्थन कर सकता है? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने पर पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर सकता है? پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य का यह दावा दुनिया के लिए संकेत है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ईरान को मदद देने और इजराइल को तबाह करने की साजिश रच रहा है। तो अब इस दावे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो ईरान ने ये बड़ा दावा किया है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि आखिर ये दोनों देशों के बीच की तनातनी और उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री ये क्या कहती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो जवाब पाकिस्तान देगा। ये ईरान का बड़ा दावा है पाकिस्तान को लेकर। इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है पाकिस्तान, इस बात का भी की आशंका इसमें जताई गई है। इजराइल को किसी दुस्साहस की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को लेकर ये ईरान का बड़ा दावा है और उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि इस पूरे जो दोनों देशों के बीच की तनातनी है उसमें पाकिस्तान की भी जो एक भूमिका है, जो एक रोल है, वो निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ अगर देता है और फिर वो इजराइल पर अटैक करता है तो इसके क्या मायने होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ईरान की मदद की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भले ही पुराना है लेकिन उसका खौफ अभी भी पाकिस्तान के सर चढ़कर बोल रहा है। वही डर पाकिस्तानी सांसद असर कौसद के मन में भी दिखाई दिया, वो भी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में। जब पाक भारत तनाजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और आइए इस पर बात करने के लिए अब सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये दोनों देशों के बीच की तनातनी और उसमें पाकिस्तान की एंट्री, पाकिस्तान का डर भी साफ दिख रहा है और उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का अगला टारगेट, अगला निशाना क्या पाकिस्तान हो सकता है, ये भी यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए शहीन, जो आपने कहा कि पाकिस्तान का अगला निशाना इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। देखिए, इजराइल की रणनीति क्या होती है, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। वो अपने दुश्मन पर वो इंतज़ार नहीं करता है कि दुश्मन उस पर वार करे। अभी हमने देखा कि किस तरह से उसने ईरान पर इतना बड़ा जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो उसने लॉन्च किया है, वो इसलिए नहीं किया कि ईरान ने उन पर कोई अटैक किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये वो आगे आने वाले समय में इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इतना बड़ा हमला करके डेसिमेट कर दिया, पूरे ईरान को कर दिया। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की जरा सी भी अगर इजराइल को लगता है, भनक लगती है कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा बन सकता है, तो बिल्कुल ये आपने सवाल जो किया है बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसके जवाब यही होगा कि अगर
अगर इसराइल को लगा कि पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो उस पर कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं इतिहास में। हमने देखा कुछ दशक पहले तक पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा था, तब इसराइल ने भारत को ऑफर किया था कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप मदद करेंगे तो हम इसके वेपन्स, इसके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं, इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त नहीं किया गया भारत की तरफ से। तो आज हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट जो है बनकर तैयार हो गया है पाकिस्तान, जो खतरा है पूरी दुनिया के लिए, ना केवल इसराइल के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज वो खतरा बन चुका है कि आतंकियों के हाथ में कहीं उनके न्यूक्लियर वेपन्स ना पहुंच जाए। दूसरी बात आती है कि क्या इसराइल करेगा हमला, परमाणु हमला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसराइल ने कन्वेंशनल वॉर में ही ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। उनके जितने परमाणु संयंत्र हैं उनको सबको तबाह कर दिया है, उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया है। उनके आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उनके IRG चीफ, सबको उनका जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एकदम जो खतरे के साए में रहते हैं, उन्हें हमेशा डर के साए में रहते हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है। तो उसको जरूरत नहीं है कि वो परमाणु हथियार से हमला करेगा, ईरान के ऊपर करेगा। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज का साथ लेकर वो भारत को साधना चाहता है, क्योंकि इसराइल और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। तेहरान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। तेहरान को लगातार इजरायल के लड़ाकू विमान निशाना बना रहे हैं और इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक नया बयान सामने आया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल के हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची दिख रही है। इजरायल ने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निशाना बनाकर बड़े हमले किए हैं। साथ ही कई मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया है, जिससे तेहरान में हड़कंप मचा हुआ दिख रहा है। इजरायल के लगातार हमलों के बीच एक बार फिर से इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि הטייסים הנפלאים שלנו מעל טהרן, טהרן בוערת, אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות, הם מתפנים. वहीं इस दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका को युद्ध में मदद के लिए धन्यवाद कहा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। אני מדבר עם הנשיא טראמפ כל כמה ימים, השר דרמר מסייע בעדי, הוא מדבר עם הבכירים של הממשל האמריקני, גם אני מצטרף לשיחות האלה. एक और नेतन्याहू अमेरिका से मदद मिलने की बात कह रहे हैं, तो अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के जिस समर्थन की बात कह रहा है उसके पीछे एक खौफ है इजरायल का, उसके प्रधानमंत्री का और उनके एक पुराने बयान का भी, जिसमें इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम पाकिस्तान को धमकी दी। Greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. चलिए बात करने के लिए नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जिस तरीके से आपने भी पहले कहा कि इजरायल इंतजार नहीं करता, जब उसे लगता है कि खतरा उसकी तरफ कहीं से उठ सकता है तो उसे ही सबसे पहले दबाने की कोशिश करता है, और यही इस वक्त ईरान के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये पाकिस्तान जो जैसे देश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की इसीलिए मदद कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। इसलिए अगर आप देखिए पिछले साल ही देखिए, जब पिछले साल जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के बीच में खुद मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। दोनों ने ईरान ने पहले बलूचिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक किया। अगर ऐसे ही दोनों देशों की दोस्ती है तो क्या एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक करते हैं? फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया, सिस्तान जो प्रोविंस है ईरान का, वहाँ पर अटैक किया, उन्होंने मिसाइल अटैक किया। तो दोनों के बीच में इस तरह की जो दुश्मनी तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अनबन जरूर रहती है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन आज जब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जब ईरान का जब जंग चल रही है इजराइल के साथ चल रही है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है पाकिस्तान को कि, और वो चाहता भी है, जैसे पहलगाम नरसंहार हुआ तो वो चाहता था कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब इकट्ठा हो जाए, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, और अब जब ईरान और इजराइल की है तो इजराइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाए। तो ये पूरी जो है ये कहीं ना कहीं साजिश पाकिस्तान की है। और अब देखिए कितने उकसावे वाली जो बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देता है, इजराइल करता है, न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे। जबकि ये न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के हैं ही नहीं, हम लोग जानते हैं सब अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये। साथ ही अगर इजराइल करेगा क्यों ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक, जब वो उसको कन्वेंशनल वॉर में ही इतना उसने नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करके वो इस तरह से चाहे इजराइल हो या भारत के खिलाफ जो है वो दुनिया को लाना चाहता है। लेकिन उसके मंसूबे बिल्कुल साफ हैं।
वो और उनकी जनता भी जानती है, और इसीलिए उनको डर भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह की बयान देंगे तो इजराइल उनको छोड़ेगा नहीं। और यही वजह है ना कि यही खौफ वहां की आवाम में भी नीरज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथ के नाम पर किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा खुद का ही नुकसान किया है, वही इस बार भी करने जा रहा है। सामने इजराइल है और आप धमकी दे रहे हैं, आप कट्टरपंथ का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर ईरान का साथ दे रहे हैं। देखिए शिरीन, ये पाकिस्तान है ना, ये इस्लामिक कंट्री नहीं, ये एक रोग स्टेट है, ये दुष्ट राष्ट्र है। और हमने देखा अभी नहीं है, 1-1.5 दशक पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्तर कोरिया को इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए थे, अपना जो सीक्रेट प्लान्स था वो भेज दिया था इन्होंने। तो इसलिए ये साफ दिखाता है कि ये कंट्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर अमन शांति की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में डर, भय और इस तरह की युद्ध की स्थिति बना के रखना चाहता है। इसीलिए उसके लिए चाहे वो बेचना चाहता है, उनके पास उनकी हालत इतनी खराब है, कल वो सोचेंगे कि अगर ईरान को देना चाहे तो ईरान से कोई पैसा मिल जाए, उनके लिए मिल जाए, जो कि उनकी फंडिंग है नहीं, उनकी इकोनॉमी इतनी अर्थव्यवस्था खराब है। और इसी तरह से इन्होंने उत्तर कोरिया के साथ भी किया था, उत्तर कोरिया को इन्होंने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्लान्स भेज दिए थे। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। ये इस्लामिक देशों के जरूर नाम पर जरूर कर रहा है, लेकिन ये है नहीं, वाकई में ये कट्टरपंथी ही देश ही है। जाहिर है। ठीक है नीरज, आप रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह का अब आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक कंट्री के नाम पर आखिर पाकिस्तान क्या करता है। देखिए, यूक्रेन और रूस की भीषण जंग हो या ईरान इजराइल के बीच महायुद्ध हो, दुनिया आज फिर से दो फाड़ है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में थी। आज दुनिया में फिर वैसा ही तनाव बढ़ चुका है, वैसे ही परमाणु बमों के खतरे जो हैं वो दुनिया के सिर पर मंडराने लगे हैं। फर्क बस यहां यह है कि तीसरे विश्व युद्ध में जो भी हो रहा है वो किश्तों में हो रहा है। ये सायरन की आवाजें युद्ध की घोषणा कर रही हैं। आधी रात का वक्त है, यहां मिसाइलें दागी गई हैं। पिछले 3 दिनों से दिन हो या रात, ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले बोल दिए हैं, तेल के कुओं को निशाना बनाया है। इजरायली आर्मी ने तेहरान में सहारान ऑयल डिपो पर हमला बोला, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान ने तबाही मचा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के नागरिकों को मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों के आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। साफ है, इजराइल अब ईरान पर और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल ने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। जबकि वो शहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान ने अपने नागरिकों को स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों और मस्जिदों में शरण लेने की सलाह दी है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर हमले बोले, तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। कहने को दोनों देश एक दूसरे पर ऑपरेशन चलाने की बात कह रहे हैं, पर ये तस्वीरें भीषण युद्ध की गवाही दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के बड़े नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान आतंकवादी गुटों को परमाणु हथियार देना चाहता है। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. जबकि इजराइल के राष्ट्रपति ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल न करने देने की दुनिया से अपील की है। National community understanding this peril has made it clear time and again through a series of resolutions that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी विदेशी राजदूतों को पैगाम दिया है कि वो युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन युद्ध थोपा गया तो वो करारा जवाब देंगे। شده در روابط بین الملل هست، حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में दोनों ओर से ही लगभग एक जैसा ही जान माल का नुकसान हो रहा है। इजरायली हमले में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 ईरानी कमांडर भी शामिल हैं। 350 लोग घायल हैं।
वहीं ईरान के हमले में 13 इजरायली लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। और अब बात पीएम मोदी की, जो इस वक्त 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल साइप्रस में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन इससे पहले कल यानी रविवार को जब वो साइप्रस पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलिडस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मोदी होटल पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए थे। पीएम ने सभी से मुलाकात की और छोटे बच्चों को दुलार किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के 7 बड़े कारोबारियों की एक बैठक हुई। देखिए, दोपहर 12:15 साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री के साइप्रस दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी। दोपहर 2:45 पर साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा लंच का आयोजन। फिर शाम 4:40 पर G7 समिट के लिए कनाडा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम साइप्रस दौरा, और उसके बाद G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा निकलेंगे, वहां के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के साइप्रस दौरे की जानकारी इस वक्त आपको एबीपी न्यूज दे रहा है। और देखिए, पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। लोग हाथों में तिरंगा और पीएम मोदी का पोस्टर लेकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के दौरे से भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार आएगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं और यहीं के कनिस्के में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो काफ़ी खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलगरी पहुंच रहे हैं, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां कनाडा में पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ भारतीय समुदाय के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, भारत कनाडा के रिश्तों को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे ही, क्या नाम है आपका? नेहल शेठ। नेहल जी, क्या कहना चाहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, कितना महत्वपूर्ण है कैलगरी की यह धरती जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? बहुत ही, मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारतीय के लिए और कनाडा और भारतीय के संबंध के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये बेहतर हो। हाँ। और ये हम सबके लिए ही बेहतर है। हाँ। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि कैसे हम आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ें, रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो राजनीति में भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्रिकेट वाले नहीं बल्कि राजनीति और बिजनेस के मैदान से हैं। हार्दिक जी, कैसा है माहौल यहाँ पर? भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत कनाडा के रिश्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फैसला जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने लिया हुआ है, ये काफ़ी मैच्योर फैसला भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से इंडिया को इग्नोर करना, वो मैं बोलूँगा कि लाइक अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक ग्रोइंग द वे। और इससे एक उम्मीद है कि जो कनाडा के पिछले 10 साल में इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो ख़राब हुए थे, वो ये नई गवर्नमेंट की मैच्योरिटी की वजह से थोड़े करीब आएंगे और जो इश्यूज़ है काफ़ी दो कंट्री के बीच में वो रिजॉल्व होंगे। और यहाँ पे लोग इसको काफ़ी एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी कनाडा की सिचुएशन में जा रही है, स्पेशली जो वॉर ट्रेड है हमारी नेक्स्ट कंट्रीज से, तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो बियॉन्ड US बॉर्डर अभी जाए और एक नए मार्केट को सर्च करे। और इंडिया से और चाइना से बड़ा अच्छा मार्केट कोई नहीं हो सकता। सो देखिए, भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस तरफ आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? ऋषभ गांधी। ऋषभ गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो रिश्ते रहे हैं भारत के बीते कुछ दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे, कनाडा के साथ में राजनयिक तनाव देखने को मिला। अब क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तनाव काफ़ी सालों से चलता आया हुआ है, प्रीवियस जो हमारी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर ट्रूडो के कारण जो भी हुआ उस समय, जो भी उनका अनाउंसमेंट था, बट मिस्टर कार्नी जो आज कर रहे हैं बहुत ही समझा हुआ सुलझा हुआ डिसीजन है ये चीज़। और जैसे हार्दिक ने कहा, इकोनॉमिक फ्रंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ को इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, खास करके कैलगरी एल्बर्टा, क्योंकि यहाँ से तेल जाता है। कनाडा की इकोनॉमी के अंदर में तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि सिर्फ यूएस ना जाके बाकी देशों में जाए, जिसमें कि इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है उनके लिए। तो यानी कि देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनके हाथों में आप इस वक्त तिरंगा भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री कनाडा आ रहे हैं, रिश्तों में कितनी सुधार यहाँ पर देखने को मिल रही है? बहुत बहुत मिल रही है, वैसे बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग मोदी जी के लिए बहुत खुश है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे। किस तरह का बदलाव लाएंगे? मैं चाहूँगा कि आप सही तरीके से झंडे को पकड़िए। तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? कि हम देख रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के टर्म्स बहुत अच्छे हो जाए और ज़्यादातर बिजनेस में हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, बिजनेस में आगे बढ़ें। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to add कि इंडिया एंड कनाडा वी आर अ फैमिली। चाहे हम कोई भी एस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो या जस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, वी आर अ फैमिली एंड इट ओनली ग्रोज टुगेदर इफ वी स्टे टुगेदर। थैंक यू। तो देखिए, अगर एक साथ रहेंगे तो सर, आपके हाथ में कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छा, तो देखिए, आपको कनाडा में भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और यहाँ पर ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं, तो इनका उत्साह भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ, जो तनाव देखने को मिला था भारत और कनाडा के बीच में ट्रूडो के समय, क्या कार्नी के समय अब रिश्ते सुधरेंगे? तो को खराब किया ट्रूडो ने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिश्ते सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मतलब प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे, बातचीतें होगी, किस तरह से आगे दोनों कंट्री बढ़े, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी ये। और ये बिल्कुल एकदम सही फैसला है। मोदी जी भी यहाँ पे जब आएंगे तो सारी डील्स होगी, ट्रेड्स होगा और ये दोनों कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, ये बता रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात कि ट्रूडो से जो भूल हुई, कार्नी ने उस भूल को सुधार किया है, भारत के साथ अपने रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब देखना ये होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते क्या सही में एक बार फिर पटरी पर वापस आ पाएंगे या फिर ये तनाव आगे बरकरार रहेगा, क्योंकि हमने बीते कुछ महीनों में देखा कि किस तरह से दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। लेकिन अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों के भीतर काफी उत्साह है और उम्मीद इस बात की कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे, मजबूत होंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि G7 आखिर क्यों जरूरी है, खास तौर पर मौजूदा हालात में जब दुनिया के अलग अलग देश युद्ध लड़ रहे हैं, आर्थिक मोर्चों पर भी जंग जारी है। ऐसे में सवाल है G7 का समिट कितना अहम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और भारत क्यों महत्वपूर्ण है G7 के लिए, यह बताना भी आपको जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसीलिए दुनिया का कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा वो बिना भारत के अधूरा माना जाएगा। इसीलिए भारत G7 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जब बात G7 की होती है तो G7 के जो 3 बड़े सदस्य देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो या कनाडा, जहां पर मैं मौजूद हूं, इन तीनों ही देशों से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है। भारत अर्थव्यवस्था में इन तीनों ही देशों से काफी आगे है। इसके साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो जो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं उसमें प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड, यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आउटरीच सेशन का, जो कि एक सेशन होगा G7 शिखर सम्मेलन में। इसके अलावा कैसे सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो विदेशी हस्तक्षेप होते हैं देशों में, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और इसके अलावा कैसे जो वाइल्ड फायर होते हैं, जंगलों में आग लगती है, उनको लिए कैसे ज्वाइंट रिस्पॉन्स
रिस्पांस टीम को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा मुद्दा रहता है, उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और भारत यहां पर, क्योंकि ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज है, जब G20 का आयोजन भारत ने नई दिल्ली में किया उस समय भी ग्लोबल साउथ की सबसे अहम आवाज बनकर भारत उभरा था। और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज उठाते हैं कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों की बड़ी आवाज के आगे कहीं छिप ना जाए, कहीं दब ना जाए। इसलिए भारत हर बार यह कोशिश करता है कि उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जाए। और जब दुनिया के सबसे साथ जब आधुनिक अर्थव्यवस्था के देशों के प्रमुख एक साथ रहेंगे, वहां पर भी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। देखिए, बीते कुछ सालों से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं। हालांकि नई सरकार बनने के बाद रिश्तों में सुधार की उम्मीद है और माना यही जा रहा है कि कनाडा भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश में लगा है। पिछले एक दशक में यानी 2015 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2015 में जब कनाडा आए थे, उस समय दोनों ही देशों की जो द्विपक्षीय हिस्सेदारी थी, जो द्विपक्षीय संबंध थे, उन्हें रणनीतिक साझेदारी में तब्दील किया गया था। लेकिन 2015 के बाद अब बात साल 2025 में है, जब तमाम उतार चढ़ाव भरे रिश्ते हमने भारत और कनाडा के बीच में देखे। जब राजनयिक तनाव दोनों देशों के बीच में देखा गया, जब ट्रूडो पद पे थे, जब उसके बाद वो हटे और मार्क कार्नी ने कनाडा की सत्ता संभाली 14 मार्च 2025 को, उसके बाद से भारत और कनाडा के संबंधों में एक नए सिरे से शुरुआत देखने को मिली है। जब हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई और उस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया। भारत ने उस न्योते को स्वीकार किया। और इससे पहले हमने देखा था कि भारत के विदेश मंत्री और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता के बीच में भी फोन पर बातचीत हुई थी और दोनों देशों के संबंधों को लेकर यह बातचीत हुई थी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में रहेंगे और कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, क्या उनके बीच में कोई बातचीत होती है, क्या कोई द्विपक्षीय बातचीत होती है, इस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अगर हम भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो यहां के जो लोग हैं और जो भारत के लोग हैं, उन दोनों ही लोगों के बीच में संबंध हमेशा से काफी बेहतरीन रहे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत मजबूत माना जाता है भारत और कनाडा के बीच में। और खासतौर पर भारतीय छात्र बड़ी संख्या में कनाडा के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 2024 में भारत और कनाडा का जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 8.6 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है। भारत ने बड़ी तादाद में कनाडा को निर्यात भी किया है। और अगर देखा जाए तो ये संबंध काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन के साथ साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच में अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है तो दोनों देशों के बीच में क्या राजनयिक तनाव कम होगा, क्या राजनयिक तनाव घटेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लेकिन कनाडा भारत की ताकत को जानता है, भारत के लोगों की ताकत को जानता है और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अगर द्विपक्षीय मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच में होती है तो किन मुद्दों पर बातचीत होती है, क्योंकि भारत तमाम बड़े मुद्दों पर अपने स्टैंड को हर सार्वजनिक मंच से, हर बातचीत में साफ कर चुका है। कनाडा दौरे पर पीएम मोदी कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मंच साझा करते भी नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई मुलाकात होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होगी। इससे पहले हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो उस समय काफी गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। भारत और अमेरिका के बीच तमाम क्षेत्रों के लेकर समझौते हुए थे और दोनों ही देशों में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर इस साल के अंत तक सहमति बनाने पर एक बातचीत आगे बढ़ी थी और दोनों देश अभी लगातार BTA को लेकर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजर इसी बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के
के राष्ट्रपति के बीच क्या कनाडा में मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी दुनिया भर में बने हुए हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है। देखिए, पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसाती नाले उफान पर हैं और इसी कड़ी में रामनगर में बरसाती नाले में पर्यटकों की एक गाड़ी फंस गई। ये पर्यटक जिम कॉर्बेट पार्क से घूमकर वापस लौट रहे थे और इसी बीच बरसाती नाले के तेज बहाव में इनकी गाड़ी फंसी और लोगों की जान संकट में आ गई। इसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जिस वक्त इनकी गाड़ी फंसी थी इस बरसाती नाले में, आप देखिए उफान कितना ज्यादा है, बहाव कितना तेज है कि गाड़ी के बीच से होकर पानी निकल रहा है और ऐसे में ये यात्री यहीं फंस गए। जिम कॉर्बेट पार्क से घूमकर ये वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड के रामनगर की ये तस्वीर। और राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। राजा की हत्या से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ट्रैकिंग करते दिख रहे हैं सोनम और राजा। 23 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है ये वीडियो। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। तो राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, ये वीडियो जो सामने आया है, बताया जा रहा है कि राजा की हत्या से पहले का ये वीडियो है जिसे अपलोड अब किया गया है। वीडियो में ट्रैकिंग करते हुए दिख रहे हैं सोनम और राजा रघुवंशी। 23 मई का बताया जा रहा है कि ये वीडियो 23 मई का है। एक शख्स ने यह रिकॉर्ड किया था और अब ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है और इस वीडियो की भी जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। तो राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, एक नया वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।